नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिम एशिया में जंग खत्म हो गई है, यह कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन अब उनके दावों पर भरोसा करना पूरी दुनिया के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो तो लंबे वक्त से ईरान पर जीत का दावा करते रहे हैं, लेकिन हकीकत पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान समझौते के लिए तैयार हो गया है, इसलिए हमने आज रात होने वाले हमले रोक दिए। लेकिन तेहरान की तरफ से ट्रंप के सभी दावों को खारिज कर दिया गया। उसने साफ कहा कि हम अपनी रेड लाइंस पर कभी नहीं झुकेंगे, यानी समझौता ईरान की ही शर्तों पर होगा। वैसे ट्रंप का यह दावा ईरान की हिट लिस्ट सामने आने के बाद आया है, जिसमें एलन मस्क की प्रमुख कंपनियां जैसे स्पेसएक्स, स्टारलिंक और एक्स जैसी कंपनियों को निशाना बनाने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान की योजना से डरे ट्रंप जंग रोकने का किया ऐलान? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजरायल और अमेरिका में बढ़ा तनाव। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का बयान, दोनों देशों की राय हमेशा एक जैसी नहीं होती। गजा को लेकर भी इजरायल पर बनाया दबाव। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ जनता में बढ़ा आक्रोश। पीओके में पाकिस्तानी सेना की अंधाधुंध फायरिंग में 16 प्रदर्शनकारियों की मौत। बलूचिस्तान में भी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली का इस्तीफा, बोले सेना को पैसा नहीं दे रही सरकार। पीएम स्टामर पर बढ़ा दबाव, पहले से ही उठ रही उनके इस्तीफे की मांग। और चलते चलते में देखेंगे, क्या बूढ़ी आंखों की फिर लौट पाएगी रोशनी? वैज्ञानिकों ने पहली बार लगाया उम्र घटाने वाला इंजेक्शन। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश के विपक्षी दलों ने खोला भारत के खिलाफ मोर्चा। 12 जून को विरोध रैलियों और 15 जून को ढाका में बड़े प्रदर्शन का ऐलान। भारत पर लोगों को जबरन सीमा पार भेजने का लगाया आरोप। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति योल को 30 साल की मिली सजा। उत्तर कोरिया में ड्रोन तैनात करने को लेकर आया कोर्ट का फैसला। देश को खतरे में डालने की कोशिश के लगे आरोप। भारत का लंबी दूरी का मिसाइल कार्यक्रम केवल पाकिस्तान या चीन तक सीमित नहीं, इसकी जद में पश्चिमी देशों की राजधानियां। पाकिस्तान के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी मजहर जमील के दावे से मचा हड़कंप। भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे तुम्हारे हथियार। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोपीय देशों को दिया करारा जवाब। रूस से कच्चे तेल की खरीद पर पश्चिमी देशों ने उठाए थे सवाल। तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग टल गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो एक दिन पहले ईरान पर बड़ा हमला करने की बात कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि अमेरिका अब तेल पर कब्जा करेगा, लेकिन अब उनका कहना है कि एक सप्ताह के अंदर ईरान के साथ डील हो जाएगी। समझौते पर हस्ताक्षर करने का समय और जगह बहुत जल्द बता दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने ईरान के साथ युद्ध का एक शानदार समझौता कर लिया है। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट आधिकारिक तौर पर खुल जाएगा, जो बहुत जल्द हो सकता है, शायद यूरोप में इस सप्ताह के आखिर तक। सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, और यही इस समझौते को हासिल करने का हमारा पूरा मकसद था। इसलिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरी इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के अलावा यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और दूसरे देशों के नेताओं से बात हुई है। जल्दी ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से भी बात करूंगा। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हम जंग जीत गए हैं, हम जो चाहते थे उसे हासिल कर लिया है। ईरान हमारी सभी बातें मान गया है, लेकिन ट्रंप ये नहीं बता रहे कि ईरान के किस नेता से बात हुई है, क्योंकि ईरान ने हर बार की तरह एक बार फिर ट्रंप को झूठा बता दिया है। ईरान का कहना है कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, अमेरिका के साथ सीधी बात हो भी नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया को भी ट्रंप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप पिछले 2 महीने में 39 बार यह बात बोल चुके हैं कि डील बस होने वाली है। कई बार तो वो 48 घंटे के अंदर डील होने के दावे कर चुके हैं। कई बार ये कह चुके हैं कि अब जंग नहीं होगी। इसके बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच फिर से 3 दिन तक जंग हो गई। अब एक बार फिर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म हो चुकी है और डील बस होने ही वाली है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजने की योजना बना रहे हैं। हालांकि ट्रंप के बयान को एक बार फिर ईरान ने झूठा बता दिया है।
इसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि किसी फाइनल डील पर कोई सहमति नहीं बनी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA को बताया कि अमेरिका के साथ किसी समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की खबरें सिर्फ अटकलें हैं। तेहरान ने अभी तक किसी भी समझौते पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ के तौर पर सक्रिय जरूर है। शुरुआत से ही बातचीत में पोजीशन हमारे लिए स्पष्ट थी और समझौते के मसौदे का एक बड़ा हिस्सा पहले ही तय हो चुका था, लेकिन अमेरिकी अपना रुख बदलते रहे। अमेरिका के कदमों का असर कूटनीतिक प्रक्रिया पर पड़ रहा है, लेकिन हमने बता दिया है कि ईरान अपनी रेड लाइंस यानी अपनी अहम शर्तों पर कोई समझौता नहीं करता है। बघाई ने हॉर्मूज में व्यापारिक जहाजों पर अमेरिकी हमले को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ओमान के करीब भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमले, जिसमें 3 भारतीयों की जान चली गई, उसे हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती कहा गया है। इस मामले में दुनिया से अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने की अपील भी की है। ईरान ने इस मामले में भारत के लोग और सरकार के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ जहां ईरान भारतीयों की मौत को लेकर अमेरिका पर हमला कर रहा है, वहीं भारत सरकार अपने ही नागरिकों की मौत के मामले में मौन दिख रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें अमेरिका का नाम तक नहीं लिया गया। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसने जो किया वो सही किया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायल और अमेरिका में बढ़ते तनाव की। तो ईरान को लेकर दोनों ही देश एक मत दिखाई नहीं दे रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां समझौते की बात कर रहे हैं, वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू उन्हें बार बार जंग की तरफ धकेलते दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर दोनों नेताओं के बीच हाल ही में फोन पर तीखी बहस भी हुई थी। और अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के हालिया बयान ने भी दोनों देशों में जारी मतभेद को खुलकर उजागर कर दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान वेंस ने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ऐसे देश की सरकार चलाते हैं जो जाहिर तौर पर अमेरिका का बहुत करीबी सहयोगी रहा है, लेकिन करीबी सहयोगी होने के बावजूद कभी कभी हमारे हित पूरी तरह एक जैसे होते हैं और कभी कभी हमारे हित अलग अलग होते हैं। जहां हमारी राय अलग होती है वहां अमेरिका वही करेगा जो उसके अपने हितों के लिए सबसे अच्छा हो। यानी अमेरिका हर कदम पर इजरायल का समर्थन नहीं करेगा, ये वेंस ने साफ कर दिया है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ रिश्ते को लेकर कोई गलती की है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने निश्चित रूप से कुछ गलतियां की हैं, लेकिन वेंस ने उन गलतियों पर खुलकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब उनके इस बयान से एक बात तो साफ है कि अमेरिका और इजरायल के रास्ते अब एक नहीं दिख रहे। ईरान ही नहीं, गजा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की नीतियां अलग अलग दिखाई दे रही हैं। अमेरिका अब इजरायल पर गजा के लोगों को राहत देने के लिए दबाव बनाता नजर आ रहा है। अमेरिकी सांसदों ने इजरायल पर दबाव डाला है कि वो कैंसर रोगियों को इलाज के लिए गजा से बाहर जाने दे। अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा के 51 सदस्यों और सीनेट के 11 सदस्यों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक खत भेजा, जिसमें मांग की गई है कि ट्रंप प्रशासन इजरायल पर दबाव बनाए कि वो गजा में फलस्तीनी कैंसर रोगियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाए, ताकि वे कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा सके। दरअसल इससे पहले गजा के स्वास्थ्य विभाग ने यह आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2025 से जो नाम मात्र का युद्धविराम गजा में लागू है, इजरायल उसे मान्यता नहीं देता। गजा में तो हॉस्पिटल बचे नहीं, इजरायली हमलों में सब कुछ तबाह हो गया है और अब जो गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं उन्हें भी गजा से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल रही। इजरायली सेना उन्हें नाकाबंदी पार नहीं करने दे रही। गजा प्रशासन का आरोप है कि इजरायल मरीजों को बिना इलाज के मार रहा है। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जाहिर की है। ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से इजरायल पर दबाव बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। मौजूदा हालात में अमेरिका और इजरायल के हित कहीं भी मेल खाते नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका इजरायल पर पश्चिम एशिया में स्थायी शांति बनाने के लिए भी दबाव बनाएगा? बहरहाल यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान सरकार की बढ़ती मुश्किलों की। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जन विद्रोह भड़का हुआ है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में जब प्रदर्शनकारियों को रोकने में सरकार नाकाम रही तो एक बार फिर उसने सेना का सहारा लिया है और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई हैं। महंगाई, बिजली दरों और आर्थिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी रावलकोट कूच कर रहे थे, जहां वो प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने वाले थे। लेकिन ईदगाह मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे इन प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना ने गोलियां चला दी।
इस अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम 16 लोगों की जान चली गई और 37 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसके बाद वहां की जनता में आक्रोश और बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के प्रदर्शन को दबाने के लिए पाक सेना ने खुलेआम फायरिंग की हो। इससे पहले 8 जून को भी ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला था, जब एक प्रदर्शनकारी की मौत पर आयोजित शोक सभा में शामिल होने के लिए गए प्रदर्शनकारियों पर सेना ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसमें 27 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और तब से ही सेना और पीओके की जनता के बीच टकराव बढ़ा हुआ है। और अब दूसरी बार हुई इस दमनकारी कार्रवाई के बाद 5 जून से अब तक के इस पूरे आंदोलन में मरने वालों की तादाद बढ़कर 53 हो गई है। इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी अब भी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। गोलीबारी के बाद भीड़ को संबोधित करते हुए आंदोलन के नेता सरदार अमन खान ने कहा कि यह संघर्ष अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया है। हम निहत्थे लोग हैं, हम सिर्फ अस्पताल, रोटी और रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना हमें आतंकवादी बुला रही है। बलूचिस्तान से पूछो कि असली आतंकवादी कौन है, खैबर पख्तूनख्वा से पूछो, सिंध और पंजाब से पूछो, और आज पीओके भी यही कह रहा है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। हमारा संकल्प है कि जान माल के नुकसान के बावजूद ये आंदोलन जारी रहेगा। सड़कों पर मौजूद लोग कोई हथियार नहीं लिए हैं, वे बस सस्ते भोजन, सस्ती बिजली और सम्मानजनक जीवन की मांग कर रहे हैं। फिर भी हमें जवाब में गोलियां मिली हैं। यानी पीओके में अब एक बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। इसे रोकने की कोशिशों में पाकिस्तान सरकार बुरी तरह फेल हो गई है। इस बीच बलूचिस्तान में नया मोर्चा भी खुल गया। बलूचिस्तान के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं। सूबे के सभी सरकारी कार्यालयों में काम ठप हो गया है। कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा वेतन से गुजारा नहीं हो पा रहा क्योंकि महंगाई चरम पर है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन 11 जून से ही शुरू हो गए। 15 जून को धरना दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान सरकार के लिए चौतरफा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि हर दूसरे प्रांत में शुरू हुआ ये तूफान कहां जाकर थमता है। शहबाज सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के इस्तीफे की। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पीटर मेंडलसन की बतौर अमेरिकी राजदूत नियुक्ति का विवाद अभी थमा भी नहीं था। एप्स्टीन फाइल्स में मेंडलसन का नाम आने के बाद जो एक के बाद एक खुलासे हुए, उन्होंने स्टामर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां तक कि स्टामर के इस्तीफे की भी मांग उठने लगी। उनकी पार्टी की लोकप्रियता अपने निचले स्तर पर पहुंच गई। हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों में भी ये साफ दिखाई दिया। लेबर पार्टी को स्थानीय परिषदों में 1400 से ज्यादा सीटों का भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद स्टामर को अपनी ही पार्टी के सांसदों के भारी विरोध और इस्तीफे के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। और अब उनकी कैबिनेट में भी टूट दिखाई दे रही है, जिससे उनकी सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। दरअसल ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के पीछे की वजह स्टामर सरकार की नीतियों को बताया गया है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जॉन हीली ने कहा कि बढ़ते खतरों के इस दौर में देश की रक्षा के लिए जिन संसाधनों की जरूरत है, उन्हें जुटाने में आप असमर्थ रहे हैं और वित्त मंत्रालय इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार का डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लान इस खतरनाक समय में देश की जरूरतों से बहुत कम है। अब मेरे पास रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। गौरतलब है कि जुलाई 2025 में लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही हीली ब्रिटेन के रक्षा मंत्री रहे हैं। उन्हें एक बहुत ही काबिल और गंभीर मंत्री माना जाता है। ऐसे में हीली का ये इस्तीफा मुश्किलों में घिरे प्रधानमंत्री स्टामर के लिए एक बड़ा झटका है। अब यहां यह भी जान लेते हैं कि स्टामर ने 2027 तक ब्रिटेन के रक्षा खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2.5% और 2034 तक 3% करने का वादा किया है। लेकिन रक्षा विभाग के कई अधिकारियों का कहना है कि ये काफी नहीं है, खासतौर पर जिस तरह ईरान जंग के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ा है। रूस यूक्रेन जंग भी थमने का नाम नहीं ले रही। उसे देखते हुए तमाम यूरोपीय देश जहां अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने में जुट गए हैं, वहीं ब्रिटेन में भी रक्षा बजट को लेकर लंबे वक्त से गतिरोध बना हुआ था, जो अब रक्षा मंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गया है। इन हालात में देखना यह होगा कि पीएम स्टामर इन चुनौतियों से अब कैसे निपटते हैं। क्या उन्हें भी इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ेगा? और अब चलते चलते में बात करेंगे हमेशा जवान रहने की। दरअसल बढ़ती उम्र के साथ हमारा शरीर बूढ़ा होता जाता है। वक्त के साथ साथ हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है।
लेकिन क्या इसे वापस पहले जैसा किया जा सकता है? फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये चीजें आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में जरूर देखी होंगी। मगर अब ये चीज हकीकत में भी बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। जी हां, अमेरिका की लाइफ बायोसाइंसेज नाम की एक कंपनी ने कुछ ऐसा किया है जो आने वाले वक्त में दुनिया बदल सकता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने पार्शियल सेलुलर रीप्रोग्रामिंग नाम की एक तकनीक पर काम शुरू किया है। इसके जरिए वैज्ञानिक हमारी शरीर की बूढ़ी कोशिकाओं को दोबारा जवान करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसका ट्रायल उन लोगों पर हो रहा है जिनकी आंखों की रोशनी ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद जैसी बीमारियों की वजह से जा चुकी है। इसमें मरीज की आंख में एक खास इंजेक्शन दिया जाता है। यह इंजेक्शन उन जीन्स को एक्टिव करता है जो कोशिका को यह याद दिलाते हैं कि उसे जवान और सेहतमंद कैसे रहना है। चूहों और बंदरों पर किए गए टेस्ट में तो यह कमाल का असर दिखा चुका है। बूढ़े जानवरों की आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस तकनीक की नींव जापान के वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने रखी थी, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। पहले तो डर था कि कोशिकाएं पूरी तरह बदल गईं तो कैंसर का खतरा हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने अब पार्शियल यानी आंशिक तरीका अपनाया है। इसमें कोशिका को पूरी तरह नहीं बदला जाता, बस उसकी उम्र की घड़ी को थोड़ा पीछे घुमा दिया जाता है ताकि वो अपनी पहचान खोए बिना ही वापस युवा की तरह काम करने लगे। हर बड़ी खोज के साथ रिस्क तो होता ही है। डॉक्टर इसे अभी हाई रिस्क मान रहे हैं। सबसे बड़ा डर यही है कि अगर ये इंजेक्शन वाले जीन्स शरीर में जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहे तो कोशिकाएं काबू से बाहर होकर कैंसर का कारण बन सकती हैं। फिलहाल ये प्रयोग एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया है। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो आने वाले वक्त में उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारियां शायद इतिहास बन जाएंगी और इंसान ज्यादा वक्त तक जवान रह पाएगा। तो फिलहाल आज वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।